आज हम एक ऐसे कोल्ड केस की बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा रहस्य था जो सुलझा तो, लेकिन सुलझा भी कैसे? घटनाओं की एक ऐसी अविश्वसनीय चेन से जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और यही बात इस पूरे मामले को इतना अनोखा बनाती है। सोचिए, एक ऐसा क्राइम जिसे सॉल्व करने के लिए दूसरे क्राइम्स की जरूरत पड़ गई। है ना अजीब? ये एक ऐसी पहेली थी जो दूसरी पहेलियों के टुकड़ों को जोड़कर ही सुलझाई जा सकी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो बात शुरू होती है साल 2008 से। जगह दिल्ली की एक सुनसान अंधेरी सड़क। और यहीं से शुरू होती है सौम्या विश्वनाथन की मौत की वो गुत्थी जो सालों तक अनसुलझी रही। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह के 3:15 से 3:45 के बीच बस ये आधे घंटे का वक्त था। सिर्फ आधे घंटे के अंधेरे में ये सब कुछ हो गया। और ना किसी ने कुछ देखा, ना ही किसी ने कुछ सुना। और जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंची तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। कार की लाइटें चल रही थीं, खिड़कियां बंद थीं, एक टायर फटा हुआ था। सौम्या को सिर में गोली लगी थी, लेकिन उनका बटुआ, फोन, आईडी कार्ड सब कुछ जस का तस था। कोई लूटपाट नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं। सबूत के नाम पे था तो बस गोली का एक खाली खोल। मतलब मोटिव क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हुआ ये कि पुलिस की जांच एक तरह से बंद गली में आके अटक गई। हर थ्योरी, हर एंगल, सब फेल हो रहा था। ये एक परफेक्ट अनसुलझा क्राइम लग रहा था। और धीरे धीरे वक्त के साथ ये केस भी बाकी फाइलों के ढेर में कहीं दब सा गया। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 6 महीने बाद एक और क्राइम होता है। देखने में तो ये एक बिल्कुल अलग मामला था, लेकिन किसे पता था कि यही वो चाबी है जो सौम्या के केस का ताला खोलेगी। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। दोनों केस में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सौम्या का केस जहां पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, और दूसरी तरफ ये नया केस जिसमें क्रिमिनल्स ने डिजिटल सबूतों की जैसे झड़ी लगा दी थी। ये दूसरा मामला था एक आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीशा घोष का। उन्हें उनके घर के ठीक बाहर से किडनैप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना भी उसी वसंत कुंज इलाके के पास हुई थी। और यहीं पर उन हत्यारों ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जिगीशा की हत्या के बाद उनके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एटीएम से पैसे निकाले, शॉपिंग की, जूते, घड़ियां, चश्मे सब खरीदा। मतलब सौम्या के केस के बिल्कुल उलट, यहां अपराधियों ने अपने पीछे सबूतों का एक पूरा डिजिटल ट्रेल छोड़ दिया, जिसे फॉलो करना पुलिस के लिए मुमकिन था। तो बस पुलिस ने इन्हीं डिजिटल टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया, उन सुरागों को जो क्रिमिनल्स ने अपनी लापरवाही में पीछे छोड़ दिए थे। ये पुलिस की तरफ से कमाल की इन्वेस्टिगेशन थी। सबसे पहले जिगीशा के कार्ड से हुए ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया गया। फिर एटीएम्स और दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। फुटेज में एक सस्पेक्ट के हाथ पर एक खास टैटू दिखा और दूसरे के हाथ में वॉकी टॉकी। बस एक पुलिस मुखबिर ने उस टैटू वाले आदमी को पहचान लिया और इसी लीड से रवि कपूर और उसका पूरा गैंग पकड़ा गया। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। इस गैंग का सरगना रवि कपूर असल में पुलिस का ही एक मुखबिर था। वो सौम्या विश्वनाथन केस में पुलिस की मदद करने का नाटक कर रहा था, जबकि असल कातिल वही था। वो पुलिस की नजरों के ठीक सामने था, उन्हें गुमराह कर रहा था। तो अब जब ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में था तो वक्त था इनके सारे राज खोलने का। और फिर एक एक करके वो सारे सच सामने आने लगे। सबसे पहले उन्होंने जिगीशा घोष की हत्या का जुर्म कबूल किया, वही क्राइम जिसकी वजह से वो पकड़े गए थे। इसके बाद उन्होंने एक और अनसुलझे केस का खुलासा किया, एक कैब ड्राइवर मोहम्मद नदीम की हत्या का, जिसे उन्होंने सिर्फ उसकी टैक्सी के लिए मार डाला था। और फिर आया वो कबूलनामा जिसने 6 महीने पुराने उस कोल्ड केस की गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा दिया। जी हां, उन्होंने ही सौम्या विश्वनाथन की हत्या की थी। और हत्या की वजह सुनकर शायद यकीन ना हो। कोई लूटपाट या पुरानी दुश्मनी नहीं थी। रवि कपूर ने बताया कि सौम्या ने उनकी कार को ओवरटेक किया था। बस इसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। सोचिए, सिर्फ ईगो की वजह से एक मामूली सी बात पर किसी की जान ले ली गई। अब सिर्फ कबूलनामा ही नहीं था। पुलिस को रवि कपूर के पास से जो पिस्तौल मिली थी, बैलिस्टिक टेस्ट में यह कंफर्म हो गया कि सौम्या को मारने के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था। मतलब
अब सारे सबूत एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तो कातिल पकड़े गए, केस सॉल्व हो गया। ऐसा लगता है कि कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, न्याय की लड़ाई। और ये लड़ाई 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल चली। 15 साल। सोचकर देखिए कितना लंबा और दर्दनाक इंतजार रहा होगा सौम्या के परिवार के लिए सिर्फ एक अदालती फैसले का। तो सवाल उठता है कि इतनी देर क्यों हुई? दरअसल पुलिस ने इस केस को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत सख्त कानून का इस्तेमाल किया था, MCOCA, यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इस कानून की खास बात यह है कि इसमें पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा भी कोर्ट में सबूत माना जाता है, और यही कबूलनामा इस केस का सबसे बड़ा सबूत बना। लेकिन विडंबना देखिए, इसी कानून की कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये केस सालों तक खिंचता चला गया। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। जिगेशा घोष और मोहम्मद नदीम के मर्डर केस में सजा 2016 में ही हो गई थी, लेकिन सौम्या विश्वनाथन केस में फैसला आया 2023 में। अपराधी वही, लेकिन एक परिवार को न्याय के लिए 7 साल और इंतजार करना पड़ा। तो फैसला तो आ गया, लेकिन ये केस अपने पीछे कुछ बहुत जरूरी सवाल छोड़ गया है। सवाल उस मानवीय कीमत का जो चुकानी पड़ी, और समाज के लिए भी कुछ सवाल। सौम्या की मां ने कहा था, हमें तो जीवन भर की सजा मिली है। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी के कातिल जीवन भर जेल में सड़ें और हर एक पल पछताएं। उनके इन शब्दों में एक परिवार का वो दर्द है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन 15 सालों में शहर बदल गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज़मीनी हकीकत में वाकई कुछ बदला है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना 15 साल पहले था।